नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस नए सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए एक हमारा 500 एमसीक्यूज़ का सीरीज़ अभी यूट्यूब पे चल रहा है, उसको आप ज़रूर वॉच करें, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और ये इस बिहार स्पेशल सीरीज़ में हम लोग पिछले एक साल के जो बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये भी हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और उसमें जो जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अभी आपने टीचर वाले एग्ज़ाम में भी देखा होगा, अभी 68 बीपीएससी का जो पैटर्न जो है उसके हिसाब से हम लोग जो कोर एरियाज़ हैं उनको, जिनसे कि क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये वाला भी जो हमारा कोर्स है वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ये पहला हमारा लेक्चर है, ये इसमें हम लोग बजट, इको सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट के जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और बजट और इको सर्वे का लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाइए देखिए। और जो बजट इको सर्वे की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए वो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें ये हो रही है बात की जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रहा है ईयर 2023-24 के लिए, वो क्या रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बजट के बारे में ये हम लोग देखें कि इसको पेश कब किया गया था। तो इसको पेश किया गया था 28 फरवरी 2023 को, और इसे पेश किया था जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। ठीक है, और अगर आपको ध्यान होगा तो अभी जैसे सरकार जो बदली है, मतलब जो गठबंधन चेंज हुआ है, उससे पहले आपको बताना है कि उससे पहले जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे। यानी कि जब भाजपा और जदयू की सरकार थी तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो अब इस वाले बजट में ये जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रखा गया है वो रखा गया है 2,61,885.40 करोड़। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। और अगर हम पिछले बजट की बात करें तो वो था 2,37,691.19 करोड़। और अगर दोनों में कंपैरिजन देखें तो ये हम पाएंगे कि पिछले बजट से लगभग 24,194.21 करोड़ वो ये ज़्यादा रहा है। ठीक है, अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर का अगर फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है, वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला देंगे तो ये हमें मिलेगा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा, एस्टिमेटेड है इस बार का 207,848 प्लस 54,037.40। अगर इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये हमारा टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आ जाता है जो कि है 261,885.40। ठीक है, ये है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये हमारे टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का लगभग 20.63% आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है और वो हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हो रही है। दो, हॉर्टिकल्चर मतलब हो गया बागवानी। ठीक है, तो इसमें जो दो बनाए जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो बनाए जाएंगे मखाना और हनी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट क्या रहेगा ईयर 2023 और 24 के लिए। तो वो रहेगा 25,567.83, 25,567.83 करोड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जीएसडीपी एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2023 और 24 के लिए क्या रहेगा। जीएसडीपी अगर कहें तो वो होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो क्या रहा इस बजट एस्टिमेट के लिए, वो रहा 8,58,928 करोड़। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में देखें फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है, तो अगर इसको हम लोग जीएसडीपी के टर्म में कहें तो ये कहेंगे कि जो इसको अगर निकालेंगे इसके परसेंटेज के हिसाब से तो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा आपका जीएसडीपी का 2.98%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रेवेन्यू सरप्लस की बात हो रही है।
रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है? रेवेन्यू सरप्लस होता है कि जो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट हैं और उसमें से आप जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं उसको माइनस करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है रेवेन्यू सरप्लस। ठीक है, तो एक बार इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। रेवेन्यू सरप्लस इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो रखा गया है 212,326.97, इसमें माइनस कर देंगे 20, 78, 48, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल आ जाएगा 44,78.97। तो ये हमारा पहला जो है वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अब एरिया ऑफ फोकस रखे गए हैं। बिहार इस बार का जो बजट है 23-24 का, इसमें कुछ एरिया ऑफ फोकस रखे गए हैं और वो टोटल रखे गए हैं 10। ठीक है, ये टोटल रखे गए हैं 10 और उसमें से पूछा जा रहा है आपको कि इन 4 में से कौन सा है जो उसमें नहीं है, एरिया ऑफ फोकस में नहीं है। तो ये हम देखेंगे कि जो कंटिन्यूड वीमेन एम्पावरमेंट है वो उसमें है, अर्बन डेवलपमेंट है, लेकिन जो ऑप्शन सी है जिसमें कि मेजोरिटी वेलफेयर कहा जा रहा है वो नहीं है, क्योंकि ये मेजोरिटी नहीं, ये है माइनॉरिटी वेलफेयर। ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन भी सही है। तो जो 10 हैं टोटल, उसमें से 4 तो हमने देख लिए, उसके अलावा जो 6 हैं वो कौन कौन है? तो वो है, एक है यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो दूसरा है वो है हेल्थ सेक्टर। ठीक, तीसरा जो है वो है स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। ठीक है, और जो चौथा है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, 4 हो गए, और 5वां जो है वो है ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक, और एक लास्ट बचता छठा, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो टोटल 10 एरियाज ऑफ फोकस थे, जिसमें से कि 4 हमने ऑप्शन में देख लिए, उसके अलावा जो 6 बचते हैं वो हमने यहाँ देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये है कि जो बजट है 2023-24 का, उसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस फील्ड के लिए रखा गया है? तो ये रखा गया है एजुकेशन के लिए। ठीक है, और इसके लिए कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 40,450.91 करोड़। ठीक है, चलिए, और अगर टोटल बजट के परसेंटेज में देखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 15.45%। ठीक है, और अगर इसमें और जो ऑप्शंस हैं उनमें देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है 16,966.42। उसके बाद अगर रोड सेक्टर की बात करें तो ये रखा गया 17,487, और अब वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए देख लें तो ये रखा गया है 12,439.41। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है उसमें से कौन सा फोकस एरिया में नहीं आता है। ठीक है, जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है उसके लिए पूछा जा रहा है कौन सा फोकस एरिया में नहीं आता है। तो हम अगर बजट को देखेंगे तो पल्सेस आता है, उसमें ऑयल सीड्स आते हैं, न्यूट्रिशियस ग्रेन आते हैं, लेकिन बनाना जो है वो उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रोड मैप की बात कर लें तो एग्रीकल्चर को और पुश देने के लिए रोड मैप्स वो किए गए थे, बनाए गए थे। तो जो पहला रोड मैप था वो आपको बनाया गया था 2008 से लेकर 2012 तक। ठीक है, इसके बाद इसके ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ रोड मैप सेकेंड। ठीक है, और इसका अगर टाइम पीरियड हम देखेंगे तो वो था 12 से लेकर 17 तक। ठीक है, और थर्ड की बात करें तो जो अभी ख़त्म हुआ है ये 2023 में, वो 2017 से 2023 का इसका पीरियड था, और जो कि ख़त्म हुआ है 31 मार्च को ये ख़त्म हुआ है, और उसी के बाद 1 अप्रैल से ये शुरू हुआ है रोड मैप 4th। ठीक है, 1 अप्रैल 23 से, और इसका ड्यूरेशन होगा 31 मार्च 28, यानी 31 मार्च 2028 तक ये रोड मैप
4th चलेगा। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर के लिए पूछ दिया जाएगा, उसके मॉडर्नाइजेशन की बात करी जाएगी और कैसे इम्प्रूवमेंट इसमें हम ला सकते हैं उसकी बात करी जाएगी। तो अब अगर देखें रोड मैप 4th में कितने डिपार्टमेंट हैं, तो ये टोटल 12 डिपार्टमेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो काउ डंग यूनिट्स मतलब गोवर्धन प्लांट ये कितने लगाए जाएंगे। ठीक है, तो 2022-23 के बजट में हम ध्यान दें अगर, तो ये इसमें 3 प्लांट लगाने की बात हुई थी। और अगर 2023-24 की बात करें, सॉरी हम 22 होगा, हाँ 23-24 की बात करें तो इसमें टोटल 10 प्लांट लगाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आपने बजट में देखा होगा कुंडघाट रिजर्वायर स्कीम की बात हुई है और इसमें कहा जा रहा है कि बहुआ रिवर के लिए ये रिजर्वायर बनाया जाएगा, जिससे कि जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज हैं, जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहाँ पर पानी का जो है बंदोबस्त किया जा सकेगा और जो इरिगेशन है, सिंचाई की सुविधाएं उससे हासिल की जा सकेगी। तो ये पूछा जा रहा है कि जो ये बहुआ रिवर पे ये जो कुंडघाट रिजर्वायर स्कीम बनाया जाएगा वो कहाँ है, तो वो है आपको सिकंदरा जमुई के अंदर। ठीक है, और इसके जो ये कुंडघाट रिजर्वायर स्कीम है, इसकी जो अगर लागत की बात करें तो इसकी लागत है 185.21 करोड़। ठीक है, और इससे कितने जो एरिया पे अगर इरिगेशन की बात करें तो वो होगी 2035 हेक्टेयर। ठीक है, 2035 हेक्टेयर पे सिंचाई सुविधा हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसके लिए कितना आवंटन किया गया है तो 2023-24 के बजट में इसके लिए आवंटन है 70 करोड़। ठीक है, तो कुंडघाट रिजर्वायर स्कीम जो है वो बहुआर रिवर पे है और उसका लोकेशन है सिकंदरा जमुई। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोयल जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसके लिए जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो उससे कौन 2 जिले सबसे ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, और इसमें लगभग 95,000 के आसपास हेक्टेयर जो है उसमें सिंचाई सुविधा बढ़ेगी। तो आपको बताना है कि ये 2 जिले कौन से हैं। ठीक है, तो ये 2 जिले जो सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिशियल होंगे वो है औरंगाबाद और गया। ठीक है, तो उसके लिए उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो नॉर्थ कोयल है ना, नॉर्थ कोयल कैनाल प्रोजेक्ट के बाद, तो आपको बताना है कि ये जो नॉर्थ कोयल है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये आपको बताना है। ठीक है, और आपके लिए एक हिंट ये है कि इस जिस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है उस रिवर की एक और जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है रिहंद। ठीक है, और दूसरा आपको ये बताना है कि ये जो रिवर है जिसकी ये ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि ये पहला तो ये कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, दूसरा ये कि ये कहाँ से निकलती है यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, और इसी में तीसरा पार्ट है कि ये गंगा में कहाँ जाके मिलती है, ये गंगा से कहाँ मिलती है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ये 3 पार्ट हैं एक ही क्वेश्चन के नॉर्थ कोयल के बारे में। चलिए तो अब ये बात करते हैं हम लोग नॉर्थ कोयल कैनाल प्रोजेक्ट की। तो इसकी जो लागत है वो है आपको 3199.85। ठीक है, और अगर 2023-24 के बजट में देखें इसका कितना प्रावधान है तो वो है 23-24 में इसका प्रावधान कितना है तो वो है 67.91 करोड़। ठीक है, और इसको पूरा करने का जो टारगेट है वो कब तक है, वो है आपको मार्च 2025 तक। ठीक है, तो जब ये नॉर्थ कोयल कैनाल प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो औरंगाबाद और गया 2 सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट लेने वाले जो 2 जिले हैं वो हैं औरंगाबाद और गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए 2 जगह पे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने की बात हो रही है, आपको वो 2 लोकेशंस बतानी है। ठीक है, तो वो 2 लोकेशंस हैं कजरा लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर। तो यो जिस लैंड पे ये बनाया जा रहा है वो लैंड पहले एक्वायर की गई थी, जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो हुआ था थर्मल पावर प्लांट के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में अब उसी जगह पे जो कि थर्मल पावर प्लांट के लिए जो लैंड एक्वायर की गई थी उसी जगह पर ये कजरा लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर में अब यहाँ पे बनेंगे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोलर पावर प्लांट बनेंगे। और टोटल जो इनकी बैटरी स्टोरेज के साथ जो कैपेसिटी होगी
वो होगी आपको 450 मेगावाट। ठीक है, और उस 450 में जो पीर 35 वाला है वो होगा आपको 200 मेगावाट का, और जो आपको कजरा वाला है वो होगा आपको 250 मेगावाट का। ठीक है, तो चलिए, दो जगह सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोलर पावर प्लांट की बात हो रही है, कजरा लखीसराय और पीर 35 भागलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे मछली ऊपर बिजली, ये स्कीम जो है वो दो अभी करेंटली दो जगह चलाई जा रही है, वो दो डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम बताना है। तो पहले तो नीचे मछली ऊपर बिजली जो है वो सोलर पावर के लिए, फ्लोटिंग सोलर पावर के लिए प्लांट है, बनाया जाएगा जिसके, और जो वहाँ पे जिस पॉन्ड पे या जिस रिजर्वायर पे ये बनाए जाएंगे फ्लोटिंग सोलर पावर, वहाँ पे सोलर पावर भी जनरेट की जाएगी और वहाँ पे फिशरीज मतलब जो मछली उत्पादन है वो भी किया जाएगा। ठीक है, तो दो ज़िले वो हैं, दरभंगा और सुपौल। ठीक है, और अगर दरभंगा की बात करें तो यहाँ पे जो ये सोलर पावर जनरेट किया जाएगा वो किया जाएगा 1.6 मेगावाट पीक। ठीक है, और अगर सुपौल की बात करें तो ये होगा आपको 0.525 मेगावाट पीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, ठीक है, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया जा रहा है 108 करोड़ के लागत से। आपको बताना है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है। तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वीरपुर सुपौल। और अगर ये बनकर तैयार होता है तो ये सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS पुणे के बाद जल विज्ञान क्षेत्र में देश का ये दूसरा उत्कृष्ट संस्थान होगा। अगर ये वीरपुर सुपौल वाला तैयार हो जाता है तो पहला कौन सा था, अभी हमने नाम लिया उसका, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है CWPRS। और ये कहाँ है आपको, ये है आपको पुणे में। तो पुणे वाले इंस्टीट्यूट के बाद जल विज्ञान क्षेत्र में देश का ये दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। और इससे हमको बेनिफिट क्या है, ये बेनिफिट है फ्लड मैनेजमेंट में। ठीक है, और केवल बिहार ही नहीं, जो आसपास के और जो राज्य हैं उनकी भी ये मदद हो जाएगी। तो वीरपुर सुपौल वाला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है वो हमारे फ्लड मैनेजमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के हिसाब से जो ग्रीन कवर है बिहार के टोटल जोग्राफिकल एरिया के, वो कितना है, बढ़कर कितना हो गया है। तो वो बढ़कर हो गया है 15%। ठीक, और इसमें हमने टारगेट जो है इसको और आगे बढ़ाकर हमने रखा है 17% करने का। ठीक है, और उसके सपोर्ट करने के लिए जो ये ग्रीन कवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 2023-24 के बजट में हमने 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है। ठीक है, 3 करोड़ प्लांटेशन हम करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो ग्रीन कवर है बिहार का वो हमने अभी 15% है, और जो हमारा टारगेट है 17% का वो उससे हमें सपोर्ट मिलेगी। और ये जो ग्रीन कवर के लिए जो हमने सर्वे करवाया था, ये हमने करवाया था भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के लिए, जो कि हमारे लिए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला जो तैयार होता है मटेरियल डॉक्यूमेंट, वो यही संस्थान हमारे लिए तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 6 रोपवे प्रोजेक्ट प्रपोज किए गए हैं बजट के हिसाब से, और उसमें से एक बनेगा वनावार हिल्स में। तो आपको बताना है कि ये जो वनावार हिल्स है वो कहाँ है। ठीक है, तो ये वनावार हिल्स जो हैं वो है आपको जहानाबाद में। तो टोटल 6 रोपवे प्रोजेक्ट है प्रपोज्ड, जिसमें से एक ये वनावार हिल्स में बनने जा रहा है, जो कि है आपको जहानाबाद जिला में। तो और जो 5 बचे वो कहाँ कहाँ बनेंगे, तो इसमें से कुछ बनेंगे गया में। गया में कौन से बनेंगे, एक बनेगा प्रेतशिला पर्वत पर, एक बनेगा डुंगेश्वरी पर्वत पर, एक बनेगा आपको ब्रह्मयोनी हिल्स पर। तो गया में ये 3 हैं, और फिर है कैमूर की बारी। कैमूर में जो मुंडेश्वरी हिल्स है उस पे बनेगा एक रोपवे, और एक आपका रोहतास में बनेगा, जो रोहतासगढ़ फोर्ट है उस पे, रोहतासगढ़ फोर्ट। तो ये टोटल 6 प्रोपोज्ड रोपवे है जो कि तैयार होने की बात हो रही है। उसमें से एक वनावर हिल्स है जो जहानाबाद में है, बाकी 3 आपके गया में है, एक कैमूर में है और एक रोहतास में है।
ठीक है। और अब आपको बताना है कि इन जो 5 हैं प्रोजेक्ट, ये जो प्रेतशिला पर्वत है, डुंगेश्वरी पर्वत है, ब्रह्मयोनी पर्वत, मुंडेश्वरी और रोहतासगढ़ फोर्ट, इन सब में से किस जगह पे भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा लगाई जाएगी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे कि भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा इन जगहों में से कहाँ पे लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कीम की बात हो रही है, बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम 2019, और इसके हिसाब से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एयर क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए डीजल पावर्ड जितने भी 3 व्हीलर्स हैं उनको अर्बन एरियाज़ में बैन कर दिया गया है। और वो 2 ज़िले जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया ये बैन, जो डीजल पावर्ड जो 3 व्हीलर्स हैं, टेम्पो जिसको बोलते हैं, उसको अगर बैन करने की बात हुई है 2 ज़िले में, और वो 2 ज़िले आपको बताने हैं। तो वो 2 ज़िले हैं गया और मुजफ्फरपुर, जिन्होंने कि बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम के तहत अपने यहाँ एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो टेम्पो है डीजल से चलने वाले, उनको अर्बन एरियाज़ में बैन कर दिया है। तो वो 2 ज़िले हैं गया और मुजफ्फरपुर। और ये जो स्कीम है आपका बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम, इसके तहत जो जितने भी डीजल वाहन हैं, क्योंकि डीजल से आपको बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी डीजल वाहन हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट या रिप्लेस करने के लिए सरकार की तरफ से ग्रांट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर गज प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है? ठीक है, आपको लोकेशन वाइज बताना है। तो ये आंसर है आपका मंगुराहा, वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो ये इसमें ये तो सिंपल सी बात है कि एलिफेंट रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है आपको मंगुराहा, वेस्ट चंपारण में। और इसी के साथ एक बात और है, जो इंडियन राइनो है उसको उसके रीइंट्रोडक्शन के लिए जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो उसके रीइंट्रोडक्शन के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो गंडक जो नदी है उसके जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि इंडियन राइनो के लिए है। एक सेकेंड, इंडियन राइनो के रीइंट्रोडक्शन के लिए गंडक के तटीय इलाके। ठीक है, कहाँ पे? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत निपुण बिहार प्रोग्राम ये किस एज ग्रुप के यानी किस क्लास ग्रुप के चिल्ड्रंस में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 5। ठीक है, और इसके अंतर्गत 69,243 स्कूल्स में स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए स्कूल किट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए जो एक्सरसाइज के लिए जो बुकलेट्स वगैरह दी जाती हैं, जिसको कहते हैं अभ्यास पुस्तिका, वो प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो निपुण भारत निपुण बिहार प्रोग्राम जो है वो आपको स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के प्रोफिशिएंसी के लिए ये चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन्नयन बिहार ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पावर सेक्टर, प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम, वोटर आईडी एनरोलमेंट। इसका सीधा सीधा आंसर है ये वाला, स्मार्ट क्लास रूम्स के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है इस बार के बजट में कई सारी जगहों के रिनोवेशन की, ब्यूटिफिकेशन की बातें हुई हैं, और उसमें से एक जगह है आपका बीबी कमाल का टॉम्ब। ठीक है, आपको बताना है कि जो बीबी कमाल का टॉम्ब है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है जिसके कि रिनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है। तो ये है आपको जहानाबाद में। ठीक है, और उसमें कई जगह की बात हुई है, जैसे एक वानावार है, वहाँ पे धर्मशाला
वानावार धर्मशाला, ठीक है। एक है सर्वोदय आश्रम और कुर्सेला, ये दोनों जगह कहाँ है? ये हैं कटिहार में। सर्वोदय आश्रम, कुर्सेला, ये दोनों हैं कटिहार में। अगला है पुनौरा धाम, इसके बारे में बहुत बातें हुई हैं। सीता माता से रिलेटेड है ये। माता सीता की बहुत बड़ी प्रतिमा भी लगाई जाएगी वहाँ पे, ठीक है, पुनौरा धाम में। और ये पड़ता है आपको सीतामढ़ी के अंदर। एक है सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर, और एक है आपको सुखोदेवरा आश्रम, सुखोदेवरा आश्रम। और आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सुखोदेवरा आश्रम से बिहार के एक बहुत बड़े महापुरुष जुड़े हुए हैं, तो आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स की रिनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है। उसी में एक नाम है बीबी कमाल का टॉम, जो कि आपको जहानाबाद ज़िले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए 100% डिजिटलाइजेशन आपको हासिल कर लिया गया है जहानाबाद में, ठीक। और अब बताना है कि इसके सक्सेस को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, उसके लिए 2 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया है। आपको बताना है वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं अरवल और शेखपुरा। तो अगर आज के डेट में अरवल और शेखपुरा में कितने परसेंटेज डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं, तो आप देखेंगे कि अरवल के अंदर अभी करेंट में 85.02% डिजिटलाइजेशन हो चुका है, यानी कि जो बैंक खाते हैं वो डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। और अगर शेखपुरा की बात करें आप, तो ये आपको हो चुके हैं लगभग, ये हो चुके हैं आपको 89.72%, ठीक। तो जहानाबाद में 100% डिजिटलाइजेशन अचीव कर लिया गया है, और उसी सक्सेस को अब 2 और डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, अरवल और शेखपुरा। चलिए अगला है, अब ये कहा जा रहा है कि बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है वो 2021-22 के दौरान वो कितना रहा है, ठीक है। तो वो रहा है आपको 10.98%। और अगर इसी पीरियड में आप जो दुनिया में क्या रहा ग्रोथ रेट, अगर ग्लोबली देखेंगे आप, तो वो रहा है 6%। और अपने इंडिया की बात करें तो वो रहा है 8.7%। तो आप देखिए कि हम जो है दुनिया और भारत दोनों के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो इको सर्वे अभी पेश किया गया था 2022-23 का, उसके हिसाब से हमारा जो वो है GSDP है वो कितना रहा है, ठीक है। तो वो रहा है 67,54,48, यानी 6,75,448 करोड़। और अगर इसे हम कांस्टेंट प्राइस जो 2011-12 का हमने रखा है, अगर इसको हम कांस्टेंट प्राइस पे बात करें 2011-12 का, करेंट प्राइस पे तो हमने देख लिया, ये है 6,75,448। तो अगर हम इसको कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो ये हमारा हो जाएगा 42,80,65, यानी 4,28,065 करोड़, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर कैपिटा GSDP के हिसाब से जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी रैंकिंग दी गई है, और अब आपको बताना है कि उसमें से जो सबसे अमीर ज़िले में कौन एक नहीं है, ठीक है। टॉप 3 के अमीर ज़िलों में कौन एक नहीं है आपके ऑप्शन में, वो उसको छांटना है। तो आप देखेंगे कि मुंगेर है, पटना है, बेगूसराय है। तो आपको कौन नहीं है, तो वो है आपको सीतामढ़ी नहीं है। तो अब देखें इसमें कि जब रैंकिंग की बात हुई है तो हम भी एक कैटेगरी बना लेते हैं, सबसे अमीर और सबसे गरीब, ठीक। सबसे अमीर में नंबर 1 पटना है, नंबर 2 बेगूसराय, और नंबर 3 की बात करें तो अभी हमने ऑप्शन में देखा मुंगेर, ठीक। और अगर सबसे गरीब की बातें करें तो नंबर 1 पे सबसे गरीब है शिवहर, अररिया, और नंबर 3 पे है सीतामढ़ी, ठीक। और अगर इसको कितना कैसे है इनका, तो वो है 1,15,239 के है ये पटना का,
और बेगूसराय का है 45,497। हाँ, और मुंगेर का है 42,793। और अगर शिवहर की बात करें तो ये इनका है 18,692। और अररिया का है 19,527। और सीतामढ़ी की बात करें तो ये है 20,631। ठीक है, चलिए, सबसे अमीर में पटना है और सबसे गरीब में शिवहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये जो इको सर्वे की बात हो रही है, ये हो रही है शेयर, मेजर सेक्टर्स के क्या शेयर हैं उसके हिसाब से आपको इसके आंसर करने हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें ये आपको स्टेटमेंट्स में से सबसे जो गलत है वो आपको छांटने हैं। तो पहला स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है और वो अब पहुंच गया है 21.2 पे, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, इसमें ये कहा जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है और वो अभी के डेट में 18.1 पे है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो टर्शियरी सेक्टर है, जो तृतीयक सेक्टर्स होते हैं, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है और वो 60.7% पे उसका शेयर जो है वो बढ़ गया है। तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और अगर शेयर देखें कैसे है, एक तरफ हमने सेक्टर लिख दिया और एक तरफ लिख दिया शेयर, और उस सेक्टर का ग्रोथ परसेंटेज क्या रहा वो भी देखते हैं। तो अब प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसका जो शेयर है अभी हमने देखा 21.2%, और सेकेंडरी का देखें तो ये हम देखते हैं 18.1%, और टर्शियरी का ये हम देखते हैं 60.7%। और अगर इन ये सेक्टर्स किस स्पीड से ग्रो करे तो ये करे 9.6% से किया हमारा प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी की थोड़ी ग्रोथ कम रही वो है 3.8%, और टर्शियरी की बात करें तो ये रहा है 13.3%। अब इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है और जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया के लेवल पे ज़्यादा रही, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में बिहार में ये ज़्यादा रही। ये दो सेक्टर्स प्राइमरी और टर्शियरी, सेकेंडरी में कम रही इंडिया के लेवल पे, लेकिन प्राइमरी और टर्शियरी में जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया के मुकाबले बिहार की ज़्यादा रही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह है कि आपको बताना है कि जो सेंट्रल टैक्सेस है उसमें बिहार का शेयर कितना था। तो उसमें बिहार का शेयर था 91,353 करोड़, 91,353 करोड़। यानी कि जो बिहार को जो फाइनेंशियल एड मिलता है उसमें से जो सेंट्रल टैक्सेस में जो हमारा शेयर होता है वो है 91,353 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें है कि जो एक्सपेंडिचर कितना रहा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है, वो रहा आपका 1,93 लाख करोड़। और इसमें से हम जानते हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो कितना रहा है, वो रहा है 1.59 लाख करोड़। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो रहा है आपको 0.34 लाख करोड़। ठीक है, तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया तो वो किया हमने परसेंटेज में देखें तो 17.6%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 22-23 के जो इको सर्वे के हिसाब से कितनी रही है, तो वो रही है 1.44। ठीक, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यू नेट सोन एरिया की मतलब जो बुआई क्षेत्र है वो कितना रहा है, तो वो रहा है 50.5 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और अगर क्रॉप इंटेंसिटी या क्रॉप डेंसिटी की बात करें तो वो सबसे हाईयर कहाँ रही है, वो रही है शिवहर में, सबसे ज़्यादा कितनी रही है 1.9, और सबसे कम कितनी रही है, ये रही है पूर्णिया में, और ये कितनी रही है 1.02। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के हिसाब से आपको बताना है कि कितने फोकस एरिया आइडेंटिफाई किए गए थे इको सर्वे 22-23 के हिसाब से। तो इसमें टोटल फोकस एरिया बनाए गए थे 7। ठीक है, अच्छा, ये एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में क्या है, इसमें आपको कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो उसको मिलेगी 15% कैपिटल सब्सिडी।
किसको? इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और अगर कोई फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज हैं उनको मिलेगी 25% कैपिटल सब्सिडी। और किनको मिलेगी? ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज को, ठीक है। और इसमें जो 7 जो फोकस एरिया बनाए गए हैं प्रोडक्ट जिसके लिए ये प्रमोशन पॉलिसी चलाई गई है, उसमें एक नाम है मखाना का, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मेज के लिए है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए है, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए है, हनी के लिए है और टी के लिए है। तो यानी क्या क्या हो गया इसमें? मखाना हो गया, एक हो गया आपको फ्रूट्स, एक हो गया आपके वेजिटेबल्स, एक हो गया मेज, एक हो गया मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, हनी और टी। ये 7 फोकस प्रोडक्ट थे किसके अंदर? एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो इको सर्वे है इसके हिसाब से बिहार में टोटल रोड डेंसिटी कितनी रही है? तो वो रही है 3166.9 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको ऑल ओवर इंडिया देखें तो हमारा रैंक रहा है रोड डेंसिटी में 3rd, और इसमें टॉप को किसका है? तो वो है केरला का। और अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो है वेस्ट बंगाल। यानी इको सर्वे के हिसाब से बिहार में टोटल रोड डेंसिटी रही है वो रही है 3166, मतलब 3166.9 किलोमीटर। और ये हमारा रैंक जो है ओवरऑल इंडिया वो रहा है 3rd। अगला क्वेश्चन है, अब रोड डेंसिटी की बात कर ले। अब हमने बात करनी है कि जो बिहार का रैंक है वो टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में कितने नए वाहन की रजिस्ट्री हुई उसके हिसाब से हमारा रैंक क्या रहा है? तो हमारा रैंक रहा है इसमें भी 3rd। और अगर 3rd है तो टॉप है यूपी और सेकेंड है महाराष्ट्र, ठीक। और महाराष्ट्र यूपी महाराष्ट्र के बाद हम पूरे भारत में तीसरे नंबर पे हैं जहाँ की सबसे ज़्यादा व्हीकल्स की, नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किस डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया है? मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था? तो वो डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर। अब जब ये एग्जीक्यूशन ये सक्सेसफुल हो गया है तो अब इसे बाकी के 37 ज़िले हैं उनमें भी लागू किया जाएगा। और इस मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत 13,000 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो वो तैयार की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, ठीक। यानी कि अब जो रेस्ट 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जिसके अंतर्गत 13,000 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ तैयार की जाएंगी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। और ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर लोअर लेवल तक इसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से CD रेशियो क्या रहा है? CD रेशियो मतलब हुआ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं ऋण जमा अनुपात। यानी लोन डिसबर्स्ड अगेंस्ट डिपॉजिट, बैंकों में कितना डिपॉजिट है और उस पर वो कितना लोन दे सकती हैं, ये एक तरह से उसका इंडिकेटर है। तो ये बिहार में कितना रहा है? तो ये रहा है आपको 44.2%, ठीक। और इसमें अगर CD रेशियो की बात करें तो इसमें सबसे जो 3 बेस्ट ज़िले हैं वो कौन है? उसमें है पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। तो 3 बेस्ट ज़िले पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, 3 बेस्ट ज़िले। और सबसे कम अगर ये है CD रेशियो तो वो सबसे कम किसका है? सबसे कम, तो ये सबसे कम है मुंगेर का। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इको सर्वे के हिसाब से टोटल रेनफॉल बिहार में कितना रहा? तो टोटल रेनफॉल रहा है 1414 mm। और अगर लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करें तो वो हमारा कितना है? वो है हमारा 1012 mm लॉन्ग
टर्म एवरेज यानी कि दीर्घकालीन औसत, दीर्घकालीन औसत ये है हमारी 1012 mm और इस बार हुआ है 1414 mm, यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज से भी 31% ज़्यादा रेनफॉल इस बार हमें मिला है। अगला क्वेश्चन है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस मद में हुआ है? तो वो हुआ है सोशल सर्विसेज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर कैपिटा जीएसडीपी करेंट प्राइसेस का अभी बिहार के अंदर कितना आया है? तो वो आया है 54,383। ठीक है, 54,383 हमारा बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी है। और अगर इंडिया की बात करें भारत के लिए तो ये है 1.5 लाख। ठीक, और अगर पर कैपिटा जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे बात करें हम, यानी 2011-12 के स्केल पे, तो वो आ जाएगा 34,465 एट कांस्टेंट प्राइस, 2011-12 प्राइस। ठीक है, चलिए अगला है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की कितनी खपत, प्रति व्यक्ति कितनी खपत है बिहार में, वो बतानी है। तो वो है 329 किलोवाट आवर। और पीक डिमांड की बात करें 2021-22 में, तो वो रही कितनी? पीक डिमांड वो रही 6475। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लोएस्ट ग्रॉस इरिगेटेड लैंड इन बिहार एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। तो ये बताना है आपको कि जो बिहार में लैंड जो है सबसे कम कहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, तो वो है आपको शिवहर में। ठीक, और अगर इसमें हाईएस्ट की बात करें तो वो है रोहतास, हाईएस्ट है रोहतास, और लोएस्ट तो अभी देख लिया आपने शिवहर। और इरिगेशन के जो 3 मेन जो साधन हैं, एक है कैनाल, एक है आपका ट्यूबवेल और एक है आपका टैंक्स। ठीक है, और कैनाल में कितने परसेंटेज होती है इरिगेशन? 30.9%। ट्यूबवेल की बात करें तो इससे होता है 63.4%। और अगर टैंक इरिगेशन, ये फिर भी सबसे कम है, ये है लगभग आपका 2%। ठीक, और अब बात करें कैनाल में, कैनाल से सबसे ज़्यादा इरिगेशन कहाँ होती है? ये होती है रोहतास के अंदर। और ट्यूबवेल के ये सबसे ज़्यादा इरिगेशन ये होती है समस्तीपुर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी से अगला जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ट्यूबवेल इरिगेशन। अभी हमने आपको देखा, यहाँ पे हमने ऊपर अभी देखा समस्तीपुर, इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हीट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको बताना है कि जो व्हीट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस डिस्ट्रिक्ट में देखी गई है? वो देखी गई है वेस्ट चंपारण में। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार पूछता है कि प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो कुछ 4 जो क्रॉप्स हैं उन्हीं का पूछा जाता है, तो एक बार हम लोग उनको देख लेते हैं। तो हमने एक कॉलम बना लेते हैं, क्रॉप यहाँ पे दे देते हैं टॉप इन प्रोडक्शन, और यहाँ पे दे देते हैं टॉप इन प्रोडक्टिविटी। अब अगर बात करें वीट की बात करें तो वीट में जो टॉप इन प्रोडक्शन है वो है आपको रोहतास, और प्रोडक्टिविटी अभी हमने यहाँ देखा वेस्ट चंपारण। और अगर राइस की बात करें तो राइस में दोनों यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों रोहतास टॉप में है। और फिर बात करें मेज़ की, ये भी अक्सर पूछा जाता है मेज़ की, तो ये कटिहार है। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये है अररिया। और एक हम देख लेते हैं पल्सेस का पटना। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये है जहानाबाद। ठीक, तो ये 4 क्रॉप्स हैं, इन्हीं का आगे पीछे करके पूछा जाता है। तो
वीट का रोहतास हो जाएगा प्रोडक्शन में, और प्रोडक्टिविटी में हो जाएगा वेस्ट चंपारण। अगर राइस की बात करें तो इसमें दोनों रोहतास ही हैं, प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी भी। मेज़ की बात करें तो प्रोडक्शन तो सबसे ज़्यादा कटिहार में होता है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा अररिया की है। और पल्सेस की बात करें तो पटना है टॉप में प्रोडक्शन में, और जहानाबाद है प्रोडक्टिविटी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह है कि स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू बताना है आपको ISFR 2021 के हिसाब से। तो ये पहला स्टेटमेंट है, ये कहा जा रहा है टोटल फॉरेस्ट कवर इन बिहार इज 7380.79। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है टोटल ट्री कवर इन बिहार इज 2341 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7.84% है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो 7.84% नहीं है, वो है आपको 2.48%, 2.48%। और 7.84% क्या है, वो है आपका फॉरेस्ट कवर। ठीक है, और ट्री कवर की बात करें तो वो है 2.48%। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो अगला स्टेटमेंट है, इसमें ये कहा गया है कि जो फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीज हुआ है बिहार में पिछले फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, यानी 2019 में जो आया था उसके हिसाब से 75 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, और ट्री कवर में इंक्रीज बताया जा रहा है 338 स्क्वायर किलोमीटर का, और ये दोनों सही है। ठीक है, तो हमने देखा अभी एक स्टेटमेंट में जो दिया था कि टोटल फॉरेस्ट कवर है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, वो सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट था जिसमें कि फॉरेस्ट कवर था 2341 स्क्वायर किलोमीटर, वो सही था, लेकिन जो परसेंटेज थी वो है 2.48%, और 7.84% है आपका जो टोटल फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पूछा जा रहा है कि एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपको कहाँ मिलता है, तो वो आंसर है कैमूर। ठीक, अब इसमें हम थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं टॉप 3 कौन कौन से हैं। तो एक तरफ हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं और यहाँ पे एरिया लिख देते हैं। तो अगर कैमूर की बात करें तो कैमूर टॉप पे है, वो है 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर। और कैमूर की बात करें अगर वेस्ट चंपारण की, जो नंबर 2 है, तो वो है 903.34 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर रोहतास की बात करें तो ये है आपको 669.91 स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया वाइज सबसे टॉप पे है कैमूर, सेकंड पे वेस्ट चंपारण, और थर्ड पे है रोहतास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, आपको परसेंटेज वाइज पूछा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था एरिया वाइज, और इसमें हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज वाइज। तो इसमें परसेंटेज वाइज में भी जो टॉप पे है वो है आपको कैमूर। तो इसमें भी हम टॉप 3 का एक टेबल जैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया टॉप नहीं टॉप नहीं, परसेंटेज। तो सबसे हमने टॉप पे देखा कैमूर है, और कैमूर में परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 31.56% है। और नंबर 2 पे आता है जमुई, और इसमें परसेंटेज कितना है तो 21.34%। और इसके बाद जो थर्ड है वो आता है नवादा, और इसमें परसेंटेज कितना है 20.72%। तो टॉप 3 हमने देख लिया, कैमूर, जमुई और नवादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक है कि परसेंटेज वाइज सबसे लोएस्ट कहाँ पे है, तो वो है सबसे लोएस्ट आपका शेखपुरा के अंदर। और इसमें भी हम बना लेते हैं सबसे कम का। तो सबसे कम तो आपका शेखपुरा का ही हो गया, ये है लगभग 0.17%। और बक्सर और सीवान ये दोनों का 0.35%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहा जा रहा है आपको कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है, मैक्सिमम ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ को आप कहते हैं बढ़ोतरी कहते हैं हिंदी में, और बढ़ोतरी में बी हो गया और ब से हो गया बांका। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बढ़ोतरी, ब से बढ़ोतरी, ब से बांका। ठीक है, चलिए। और अगर बढ़ोतरी कहाँ कहाँ हुई सबसे ज़्यादा, तो इसमें जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है बांका में, उसके बाद हुई है आपको जमुई में, और उसके बाद हुई है आपको गया में। और बांका में कितना बढ़ा है
16.29 स्क्वायर किलोमीटर। और जमुई में कितना बड़ा है? 13.22 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर गया की बात करें तो इसमें कितना बड़ा है? 12.24 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी बांका में 16.29 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद जमुई, उसके बाद गया। ठीक है। अब इसी तरह से सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट कहाँ हुई है? डिक्रीमेंट को आप बोलते हैं, डिक्रीमेंट को आप बोलते हैं कमी, और क से हो जाता है कैमूर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब सबसे ज़्यादा कमी की बात करें तो इसमें भी हम टॉप 3 ज़िले देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमी हुई है कैमूर में। इसके बाद अगर किसी में कमी हुई है तो वो ज़िला है सुपौल, और इसके बाद सबसे ज़्यादा कमी हुई है तो वो ज़िला है रोहतास, नंबर 3 पे। कैमूर में कितनी कमी हुई है? माइनस का साइन है क्योंकि घट रहे हैं ये। 4.83 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे घटा है। सुपौल में कितना घटा है? 4.46 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर रोहतास की बात करें तो यहाँ कितनी घटी है? ये 2.32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ? तो बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा बांका में, और कमी सबसे ज़्यादा कहाँ? तो कैमूर में। ठीक है। अगला है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है। कैटेगरी दिया है और टॉप डिस्ट्रिक्ट दिया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण, ये बिल्कुल सही है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ईस्ट चंपारण, ये गलत है क्योंकि ये ईस्ट नहीं है, ये भी वेस्ट ही है। ठीक है। और ओपन फॉरेस्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है कैमूर। ठीक है। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट का ये सारा जो अभी था हमने देख लिया। और अगला जो हम बढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बिहार जाति आधारित गणना, जो अभी सेंसस हुआ था, जिसको सर्वे भी कहिए आप, क्योंकि बिहार सरकार ने ज़्यादातर उसके लिए सर्वे का ही यूज़ किया है। कास्ट सेंसस, या इसको आप कहिए सर्वे। और इसकी बात करें अगर हम कास्ट सेंसस की, तो कैबिनेट डिसीजन कब लिया गया था कि हम अपने यहाँ कास्ट सेंसस करने जा रहे हैं? तो वो लिया गया था 2/6/2022 को। तो 2/6/2022 को कैबिनेट डिसीजन लिया गया था कि बिहार में हम लोग कास्ट सेंसस या सर्वे करने जा रहे हैं। और इसको कहा गया था कि हम कितने फेजेज में करेंगे? तो ये हमने कहा था 2 फेजेज में करेंगे। ठीक है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि कौन इंस्टीट्यूशन इसको कैरी आउट करने वाला है, तो वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GAD, सामान्य प्रशासनिक विभाग शायद इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा कि इसको 2 फेज़ में करेंगे। और इन्होंने इसमें मदद किन के ली? तो जैसे वो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, और उसमें कहते हैं कि लगभग 1.75 लाख लोगों को इसमें लगाया गया था जनगणना के लिए। ठीक है। चलिए अब इसमें जो 2 फेजेस की बात हुई, तो पहले फेज में ये कहा गया था कि इसमें सिंपल जो है वो घरों की गिनती की जाएगी। ठीक है। जो पहले फेज में सिंपल इन्यूमरेशन ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है, घरों की गिनती की जाएगी सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें खास होगा नहीं, और ये बहुत जल्दी निपटने वाला एक्सरसाइज था। और जो दूसरा फेज होगा, इसमें असली काम होगा, जिसमें कि आपको कास्ट और अदर जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके सारे डेटा यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे सेकेंड फेज में। तो सेकेंड फेज में हमने क्या रखा है अपने लिए? कलेक्शन ऑफ डेटा। किस पे? ऑन कास्ट एंड, और जो भी सोशल पैरामीटर्स जिस पे कि हम ये सर्वे करने जा रहे हैं, एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। ठीक है। और अब देखिए डेट क्या क्या रहा। तो जो पहला फेज था वो स्टार्ट हुआ था 7 जनवरी 2023 को, और इसकी शुरुआत की गई थी खुद मुख्यमंत्री जी के हाथों। और आपको ध्यान होगा कि उस समय नीतीश बाबू अपनी समाधान यात्रा पे निकले थे, और उसी समाधान यात्रा का तीसरा दिन था जब वो पहुंचे थे वैशाली। और उसी वैशाली का एक गांव है हरसर गांव है वैशाली का, जहां पे नीतीश बाबू अपने समाधान यात्रा के दौरान पहुंचे थे, और वैशाली में है ये। और वहीं पे एक वहाँ के जो बासिंदे हैं हरसर गांव के, उनका नाम है मनोज पासवान। और इसी के घर से
मुख्यमंत्री साहब ने खुद इसकी शुरुआत की थी 7 जनवरी को। तो जो बिहार की जो जाति आधारित गणना है, जो कास्ट सेंसस या सर्वे कह लीजिए, उसकी स्टार्ट जो उसका फर्स्ट फेज हुआ था वो हुआ था 7 जनवरी को, और ये खुद मुख्यमंत्री साहब ने किया था, मनोज पासवान जी के घर से इसको स्टार्ट किया था। और ये फेज़ कंप्लीट कब तक हो गया? ये फेज़ कंप्लीट हो गया 21 जनवरी 23 को ये कंप्लीट हो गया था, जिसमें कि सिंपल घरों की जो गणना है वो करी जानी थी। ठीक है। और इसके सेकेंड फेज़ की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को, और ये स्टार्ट हुआ था बख्तियारपुर से। ठीक है। और ये खुद नीतीश बाबू के घर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और इसको जो कंप्लीट करने की बात हो रही थी, मई के आखिरी तक कंप्लीट करने की बात हो रही थी, लेकिन बाद में उसमें कुछ लोग कोर्ट में पिटीशन डाल दिए। यूथ फॉर इक्वालिटी करके एक संस्था है जो सबसे ज़्यादा जोर शोर से इसको उठा रही थी कि जो सेंसस है वो काम है आपको केंद्र सरकार का, तो ये राज्य सरकार कैसे करवा रही है। तो ये फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो जो एक तरह से समरी रही उसकी वो यही रही कि केंद्र सरकार का भी कहना था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और ये कहा गया कि नहीं, ये सर्वे राज्य सरकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई, तो ये वहाँ पर सरकार ने इसको का एक्सरसाइज शुरू कर दिया। तो अब एक ऐप है जिसमें कि आपको इसका डेटा सारा फीड किया जाता है, और वो ऐप है बीजागा, और इसको हिंदी में कहिए तो आप कहिए बिहार जाति आधारित गणना। ठीक है। तो ये था हमारा जितना बिहार जाति आधारित जनगणना के बारे में जितना चीज़ हम जान सकते हैं वो इतना था। तो चलिए, जो क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज़ में अगले लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।